Hello student, next part of the video, चैप्टर फर्स्ट। इसमें मैं कल आपको सर्वे करवा रही थी कि सर्वे क्या होते हैं। सर्वे का मतलब रिकॉर्ड्स लिखने होते हैं सरकारी, जो जनगणना वगैरह है, आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं। मान लो आपका एक इलाका है, उसका सर्वे करते हैं कि सर्वे में अगर जनसंख्या का सर्वे करना है तो कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, मेल फीमेल कितने हैं, जो 50 से ऊपर साल के कितने लोग हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, बच्चे कितने हैं, कितने स्कूल्स हैं। इस तरह से जनगणना होती है। लेकिन हर तरह की जनगणना जो है, हर तरह का सर्वे अलग होता है। सर्वे का एक विशेष पर्पज होता है। मान लो आपने टैक्स के लिए कोई सर्वे करना है, तो वो क्या करेंगे, वो जमीन का सर्वे करेंगे। ठीक है, कि जमीन कहाँ कहाँ उपजाऊ है, कहाँ कहाँ पर खेती कौन कौन सी होती है, क्रॉपिंग स्टाइल क्या है, एक साल में एक बार खेती होती है, 2 बार होती है, वहाँ क्या क्या उगता है, कौन सी फसलें उगती हैं, उन फसलों के मार्केट में क्या रेट हैं, लोगों की आय क्या है, उनके पास टेक्नोलॉजी है या नहीं है। अगर मान लो आपको पेड़ पौधों का सर्वे करना है किसी क्षेत्र का, तो आप कैसे करोगे कि उस जमीन की टोपोग्राफी क्या है, मतलब वो जमीन कैसी है, उष्णकटिबंधीय है या हिमालयन है या समुद्रों के किनारे जो है, जो होते हैं ज्वारीय वन, वो है, वन कैसे हैं उसमें, उनकी वैल्यू क्या है, वो कितने टाइप्स के हैं। तो सर्वे होता है एक तरह से रिकॉर्ड इकट्ठा करना, डाटाज इकट्ठा करना। और अंग्रेजों ने ये बड़ा अच्छा काम किया था। ये मतलब नहीं है कि पहले सर्वे नहीं होता था, लेकिन इतना डिटेल्ड सर्वे नहीं होता था जितना कि जो ब्रिटिश ने शुरू किया। द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग आल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो उपनिवेशवादी प्रशासन था उसमें सर्वे एक आम चीज थी हमारे यहाँ। द ब्रिटिश बिलीव दैट ए कंट्री हैड टू प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन। उनका ये विश्वास था कि अगर आप किसी भी देश का प्रशासन चलाना चाहते तो उससे पहले आप उसके बारे में जानो। और ये बहुत बढ़िया आइडिया था। जब तक आप किसी देश को जानोगे नहीं, किसी भी फील्ड में आपको नॉलेज नहीं होगी, तो आप उसको सही ढंग से प्रशासन नहीं चला सकते। बाय द अर्ली 19th century डिटेल्ड सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट टू द मैप द एंटायर कंट्री। जैसे आपको पता है, ये 19th century के जो फर्स्ट में इन्होंने पूरे भारत का मैप बनाया और मैप में उन्होंने सारे कंट्रीज का जो है डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो विलेजेस में गए, रेवेन्यू सर्विस किया। रेवेन्यू सर्विस का मतलब होता है जमीन का टैक्स इकट्ठा करने के लिए कि यहाँ फसल कैसी होती है, कितने एकड़ जमीनें हैं, उस पर किस तरह की क्रॉप स्टाइल है, मतलब किस तरह की फसल होती है। उसके बाद द एफर्ट्स वाज नो टू टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है जमीन किस इलाके में है, मतलब उष्णकटिबंध यहाँ है, ये क्या है, ये ट्रॉपिकल एरिया है, ऊपर टेम्परेट जोन है। टोपोग्राफी का मतलब होता है हिमालयन है, मैदानी है। सोयल की क्वालिटी कैसी है, मतलब वो उपजाऊ है नहीं है, दोमट मिट्टी है, ब्लैक मिट्टी है। वहाँ फ्लोरा कैसा है और फोना कैसा है, मतलब वनस्पति कैसी है, जीव जंतु कैसे हैं। द लोकल हिस्टोरियन एंड द क्रॉपिंग पैटर्न हिस्ट्री, जो उनकी लोकल हिस्ट्री क्या रही है, मतलब बैकवर्ड बैकग्राउंड क्या रही है, वहाँ पंचायतों का रूल रहा है या पटवारी जो है वो विलेज का की प्रशासन हैंडल करते हैं, कौन करता था उसके। क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब होता है वहाँ फसल किस तरह की उगाई जाती है। और ये सारे फैक्ट उनको रेवेन्यू कलेक्शन में बढ़िया थे। अगर वो सारे देश में एक जैसा ही रेवेन्यू सिस्टम लगाते, जो राजस्थानी डेजर्ट इलाके थे क्या उनसे क्या प्राप्त कर लेते। और जो गंगा के मैदान थे वो बहुत प्रोस्पेरियस थे, वहाँ नई मिट्टी आती है, नदियों से बहाकर लाई गई, और वहाँ बड़ी अच्छी फसलें गेहूँ और चावल की ईख जो है गन्ने की फसल होती है। तो राजस्थान का इलाका उसका एक जैसा था थोड़े नहीं था। तो एक जैसा सिस्टम हर जगह लागू ना करने के लिए उन्होंने सर्वे और रिकॉर्ड बनाए ताकि सही स्थिति का ज्ञान हो सके और सही स्थिति के ज्ञान के आधार पर ही देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाए।
All the fact as seen as necessary to know about the एडमिनिस्ट्रेयर द रीजन, उस क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए सारे फैक्ट इकट्ठे किए गए। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी का मतलब 1890 के आसपास, 80 के आसपास, आपको पता है यहाँ जनगणना हमारी शुरू हो गई थी, जनसंख्या की गणना शुरू हो गई थी। सबसे पहले 1871 में शुरू हुई थी, 1881 में व्यापक तौर पर हुई थी। सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड, सेंसस मैंने होती है जनगणना, अभी हमारी होनी थी जनगणना लेकिन पोस्टपोन्ड हो गई है 2021 के लिए। हर 10 साल के बाद होती है हमारे यहाँ जनगणना, काम शुरू होना था लेकिन कोविड-19 की बीमारी के कारण अब सेंसस हमारी नहीं हो रही, तो ये शुरू की। ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर, 10 साल के बाद जनगणना होती है। पिछली बार हमारी जो गणना है वो 2011 में हुई थी। दीज प्रिपेयर डिटेल्ड, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप जब जनगणना शुरू हुई तो आपका एक क्वेश्चन पैदा हो, वही डेट्स वाला क्वेश्चन कि जनगणना कैसे शुरू हुई। तो 1871 में ये जनगणना शुरू हुई थी। हर 10 साल के बाद होती, 10th ईयर खत्म होने के बाद होती है। दिस प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल इन ऑल द प्रोविंस ऑफ इंडिया, जनगणना की शुरुआत हुई, कितने लोग रहते हैं उनकी। नथिंग इंफॉर्मेशन ऑफ कास्ट, कास्ट की इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। रिलीजन, ना धर्म की और ना ही ऑक्यूपेशन की। देयर आर मैनी अदर सर्वेज, बोटनिकल सर्वे, अब ये सर्वे थोड़ा सा अलग होता है, ये सेंसस तो होती है ह्यूमंस के बारे में। आपको पता पशुओं की भी जनगणना होती है। बोटनिकल सर्वे का मतलब होता है जो पेड़ पौधे हैं वो किस तरह के हैं यहाँ। जियोलॉजिकल सर्वे का मतलब पेड़ पौधे वन्य प्राणी कैसे हैं। आर्चियोलॉजिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक स्थानों का सर्वे। और एंथ्रोपोलॉजी का सर्वे मतलब ह्यूमन, मानव जाति का सर्वे। फॉरेस्ट का सर्वे, कितने % जंगल है, कितने घने जंगल हैं, कितने बिखरे हुए जंगल हैं, किस किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, महत्व क्या है उनका, तो इस तरह से रिकॉर्ड रखे जाते थे। और एक ये बॉटनिकल गार्डन बनाया हुआ था। बॉटनिकल गार्डन का मतलब होता है एक ही गार्डन में भिन्न भिन्न प्रजातियों के पौधों को उगा दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ कॉफी का पौधा है, वो अरब देशों से आया था, कर्नाटक की कॉफी बड़ी अच्छी मानी जाती है। तो बॉटनिकल गार्डन में बहुत सारे जो पौधे हैं वो एक ही किस्म के लगाए जाते हैं। जैसे आम बहुत तरह के होते हैं, किस्में उगाई जाती हैं, वहाँ भिन्न भिन्न प्रजातियों को। बल्कि आज तो बॉटनिकल गार्डन का इतना महत्व हो गया क्योंकि बहुत सारी प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं, तो उनको इन्हीं बॉटनिकल गार्डन में बचाकर रखा जाता है। ये कस्टर्ड एप्पल प्लांट है, देखो एप्पल का बिल्कुल डिजाइन भी अलग है, कस्टर्ड एप्पल है ये। 1770 के आसपास ये बॉटनिकल गार्डन बनाया गया था। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर यूजेस। Local artists were asked to draw picture of these specimens. Historians are now looking at the way such information was gathered and what this information revealed about the nature of the colonial. ये गार्डन बनाया गया, भिन्न भिन्न तरह के पौधे कहीं कहीं से लाकर यहाँ स्थापित किए गए और ये लोकल आर्टिस्ट को कहा गया कि आप इनके चित्र बनाइए। ठीक है, उसके बाद जो है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल्स, मैंने ये पहले थोड़ा थोड़ा इशारा तो आपको कर दिया था बीच बीच में कि जो रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं ना वो गवर्नमेंट के हिसाब से बनाए जाते हैं। और वो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं कई बार अपनी प्रशासनिक असमता अगर वो फेल हो जाते हैं तो उसके गलत रिकॉर्ड भी दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि मान लो किसी भी जगह पर प्लेग आ गया, जैसे 1899 में हमारे यहाँ भयानक प्लेग आया था और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। लगभग कहते हैं कि 1/3 आबादी जो इस प्लेग से अफेक्टेड थी। अब मान लो जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी है वो मांगता है रिपोर्ट, है जो ऊपर बैठा सेक्रेटरी है राज्य का, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मांगता है कि भाई आप रिकॉर्ड दो, आपने इसमें क्षेत्र में प्लेग है तो उसकी स्थिति क्या है, आप गवर्नमेंट के रूप में आप क्या कर रहे हो, कितने लोग बचाए गए हैं, कितने लोग अफेक्टेड है, आप बचाव के लिए क्या क्या कर रहे हो। तो क्या अगर वो फेलियर है डीसी इस मामले में, इस प्लेग को कंट्रोल करने में, क्या वो सही रिपोर्ट देगा? नहीं, सही रिपोर्ट नहीं देगा। वो अपने आप को बचाने के लिए झूठे जो सर्वे है वो उसकी डिटेल दे देगा। ठीक है,
तो इस तरह से रिकॉर्ड्स पे हम पूरी तरह से विश्वास तो नहीं कर पाते। फ्रॉम द वास्ट corpus ऑफ records we can get to know a lot, but we must remember that these are official records। बहुत सारी जानकारी तो हम पा सकते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, ये हमें वही बताएंगे जो ऑफिसर हमें बताना चाहता था। और उस टाइम सीक्रेसी एक रूल था। अगर आप सर्विस में आते हो, सरकारी कर्मचारी बनते हो, तो सीक्रेसी का एक ऐसा भयानक रूल था कि कोई भी बात लीक नहीं होती। तो ऐसे उनको बंद दीवारों में जो रिकॉर्ड से उनको रखा जाता था, ताकि पब्लिक के सामने ना आए और पब्लिक सही ढंग की जानकारी ना प्राप्त कर सके। क्योंकि अगर सही ढंग की जानकारी जो है पब्लिक को प्राप्त हो गई, सही जानकारी मिल जाती है, तो लोग सरकार के विरुद्ध हो जाते हैं। वो यही बताएंगे ना जो ऑफिसर सोचते हैं उसके बारे में। जैसे कोई प्ले को कह रहा है कि नहीं जी कोई बड़ी बात नहीं है, हम कंट्रोल कर लेंगे। कोई ऑफिसर कह रहा है जो सच्चाई पे चलता है, नहीं जी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज है वो बहुत कम पड़ रही है। तो ऐसे में क्या है, जो अधिकारियों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के रिकॉर्ड बनाते हैं। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल्स, क्या नहीं बताते, यही है कि वो क्या सोचते हैं। ये जो है एक मैप दिया हुआ है बंगाल में। 1832 में जेम्स प्रिंसिप ने ये मैप बनाया था, और ये है सर्वे रिकॉर्ड करने के लिए कि कैसे वहां जा जाकर सर्वे किया जाता था। ये देख लेना आप इसको। जैसे रिकॉर्ड्स में क्या है, 1857 की क्रांति हुई, ये 1857 की क्रांति दी हुई है। वैसे बहुत जगह 1857 की क्रांति में हार गए थे अंग्रेज, लेकिन इस तस्वीर में ऐसे बनाया गया है, ऐसी तस्वीर बनाई गई है कि ये दिखाया जाए कि ब्रिटिश ने बहुत बहादुरी से इस युद्ध को जीता है, और वो सारे जो सिपाही हैं वो गलत थे और उनको मारा गया है, और भारत जो अंग्रेजी शासन को बचा लिया गया है। ठीक है, तो तस्वीर कुछ और कहती है और सच्चाई कुछ और कहती है। मतलब अगर अंग्रेज अपना कोई रिकॉर्ड भी बनाएंगे तो वो भारतीयों के लिए थोड़े नहीं बनाएंगे, भारतीयों को थोड़े नहीं वो वीर दिखाएंगे, भारतीयों की विजय थोड़े नहीं दिखाएंगे, वो तो अपनी ही विजय दिखाएंगे ना। तो इस तरह से रिकॉर्ड्स कई बार क्या होता है, वो वही होते हैं जो हमें ऑफिसर बताते हैं। इसके बाद जो दूसरे रिसोर्सेज हैं हमारे पास, एक तो रिकॉर्ड्स हैं जो फर्स्ट, किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए दो तरह के रिकॉर्ड होते हैं। एक प्राइमरी रिकॉर्ड होते हैं जिन्हें फर्स्ट बोलते हैं, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी। देखो, प्राइमरीली ऐसे होते हैं जिन पर हम आंख मीच के विश्वास कर सकते हैं, जिसे डायरेक्ट जानकारी मिलती है। जैसे रिकॉर्ड्स हैं वो डायरेक्ट हैं, किसी के लिखे हुए हैं, लेकिन वही बात है थोड़ी बहुत उसमें भी कमी रह जाती है। सेकेंडरी जो रिसोर्सेज होते हैं वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो इन पे बेस होते हैं। मान लो किसी डीसी की रिपोर्ट पर किसी समाचार पत्र में लिखा गया, किसी की बात सुनकर, किसी लोकल की बात सुनकर किसी ने बायोग्राफी लिख दिया, किसी ने किताब लिख दी। ठीक है, कोई ट्रैवलर वहां गया और उन्होंने वहां देखकर सिचुएशन कोई पत्र लिखा, कोई रिकॉर्ड्स बनाए, तो ये सेकेंडरी किस्म के रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी किसी भी इतिहास को जानने के लिए एक ज़रूरी होते हैं। और इतिहास को जानने के लिए जो ट्रैवलर्स होते हैं, यात्री, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, बड़े बड़े महान व्यक्तियों की बायोग्राफी, एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन ए लोकल बाजार as printing spread, newspaper were published at issue were debates in the publics, leader and reformers wrote to spread their ideas, poets and novelists wrote to express their feeling। ये सेकेंडरी सोर्सेज हैं किसी उसके भारत के इतिहास को जानने के लिए। ठीक है, all these sources however were produced by those who were literate।
ये सारे जो रिसोर्सेज हैं पढ़े लिखे व्यक्तियों द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। फ्रॉम दिस वी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स। लेकिन ये पढ़े लिखों की है तो उनका जो काम है वो सिर्फ सभ्य समाज तक रहा, लेकिन वहाँ तक ही वो लोग नहीं पहुँच पाए जहाँ ट्राइबल और किसान रहते थे, जो खानों में वर्कर्स काम करते थे, जो पुअर स्लम्स में गरीब रहते थे। तो यहाँ तक भी हम पूरी हिस्ट्री की नॉलेज हम नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ रिसोर्सेज की कमियां बताई गई है कि रिसोर्सेज से हम बहुत सारी नॉलेज तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जिसे हम रिसोर्सेज के द्वारा भी पता नहीं कर पाते, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते पूरी सोसाइटी तक जहाँ ट्राइबल, किसान, गरीब, मजदूर रहता है। Yet this can be done if we make a little bit of efforts. When you read this book, you will see how can be done. फिर भी हम बहुत प्रयास करेंगे और इस बुक में आपको बताया जाएगा कि क्या क्या हम आगे पढ़ेंगे। इस किताब में आगे जो आप चैप्टर पढ़ोगे वो ब्रिटेन से शुरू होगा कि ब्रिटिश भारत में कैसे आए और उन्होंने कैसे ब्रिटिश राज्य की स्थापना की। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।